आज हमारा जो टॉपिक है, हमने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इन अ मीडियम निकाल ली थी और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एक चीज हम सबको याद रखनी होगी, जो हमने स्पीड ऑफ द वेव निकाली है वो इन द मीडियम है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम है। अगर मीडियम भी चलने लग गया तो नेट स्पीड निकालना आता है ना, रिलेटिव मोशन में पड़ा हुआ है। Yes, स्पीड sir. ऑफ द वेव इन द मीडियम प्लस वेक्टर सम ऑफ स्पीड ऑफ द मीडियम। तो वो चीज याद रखना, जो भी हमने वेलोसिटीज ऑफ वेव बताई हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम या इन द मीडियम है। आज हम पढ़ेंगे साउंड वेव। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, सर साउंड में क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखते हैं, सारी चर्चाएं करते हैं उस पर। So this is a pipe through which some sound is coming. So this is how a sound wave is traveling. Can you see? Can you see the individual particles of the medium? Are they not doing SHM back and forth? Can you see all these red particles? Yes, sir. Due to Yes, अब होता sir. क्या है? Let us bring a comparison with the transverse wave. In a transverse wave, मान लो ये y versus x ग्राफ दे रखा है, y versus x ग्राफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, कोई भी पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा, बट वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप मार्क कर सकते हो ऐसे। बोलो, समझ पा रहे हो? देखो कोई म्यूट नहीं है और पीछे से आवाज आ रही है मेरे को। खबरें चल रही है भाई, किसी के बंद कर लो भाई। तो ये देखो, हमें ग्राफ से हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी और इन सब पार्टिकल्स की मोशन को जोड़ दो तो वेव मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बन गई वेव फॉर्म, ठीक है ना। ये ग्राफ है वाई एक्स ग्राफ, तो वाई एक्स ग्राफ से वेव फॉर्म का आइडिया लग जाता है। किसकी, कौन सी वेव है ये, कौन सी वेव थी क्लास, ये ट्रांसवर्स वेव। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो क्या होगा, समझे। तो पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी होगी, इन दी डायरेक्शन होगी, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। फिर कुछ पार्टिकल, ये देखो एक पार्टिकल 0 पर भी है, एक पार्टिकल पीछे जा रहा है, ठीक है, ये ज्यादा पीछे जा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्लास। अब इसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए विजुलाइज करने के लिए ये मैंने एनिमेशन आपके सामने लाया। आर यू गेटिंग इट क्लास? वेव फॉर्म को ट्रांसवर्स वेव में विजुलाइज करना बहुत आसान है। वाई एक्स ग्राफ ही वेव फॉर्म का आपको शेप बता देता है। जस्ट अ सेकेंड। यस, सॉरी। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि वेव फॉर्म को ट्रांसवर्स वेव में समझना बहुत आसान है। जैसा वाई एक्स ग्राफ होता है वैसी ही वेव दिखती है। वेव की स्नैपशॉट ना काफी हद तक वैसी ही दिखती है। एक्चुअली पार्टिकल यहाँ 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 दिखेंगे। अब ये ट्रांसवर्स वेव में कहाँ है, ये रहा एक पार्टिकल, एक ये रहा, एक ये रहा, एक कैसे दिखेगा। तो वाई एक्स ग्राफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए ठीक है, वेव को विजुलाइज करने के लिए उतना सही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के इन द ट्रांसवर्स वेव y-x graph is very close to how the wave particles would look, but in the longitudinal wave, as the particles are moving parallel to the wave, you can't see them actually. जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये y-x ग्राफ फील आ रही है कि धागा ऐसा हो गया है, इसमें फील नहीं आएगी। तो थोड़ी फील कम लेना, इंफॉर्मेशन यूज करना। y-x ग्राफ यहाँ पर क्या दे रहा है, इन्फो दे रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब क्योंकि पार्टिकल्स पास और दूर हो रहे हैं, और ये एयर के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स पास और दूर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। यस,
जहां पार्टिकल्स पास आ जाएंगे वहां पर क्या होंगी, कंप्रेशंस। हाँ जी, पार्टिकल्स कम क्लोज, बोलो यार। और जहां से पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले Yes, जाएंगे sir. वहां पे रेरिफेक्शंस होगी, पार्टिकल्स गो अवे। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव होगा, और यहाँ का प्रेशर घट जाएगा। यस, तो कंप्रेशन वाले जोन में एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, रेरिफेक्शन वाले जोन में प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। यस, Yes, sir. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अब हमें ये समझ आया, साउंड वेव को स्टडी करने के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह स्टडी कर लूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दूसरा, मैं प्रेशर वेव की तरह स्टडी कर लूं, चेंज इन प्रेशर को स्टडी कर लूं ना। ये हो गया y एज अ फंक्शन ऑफ xt, ये हो गया डेल्टा p एज अ फंक्शन ऑफ xt। यस, इट मे बी अ डिफरेंट फंक्शन और मे बी सेम फंक्शन, हमने f डैश लिख दिया, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई कि प्रेशर वेव की तरह या डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह हम स्टडी कर सकते हैं साउंड वेव को, और बाय डिफॉल्ट हमें एज प्रेशर वेव ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे कान जो हैं उनका जो सेंसर है वो प्रेशर सेंसर है, डिस्प्लेसमेंट सेंसर नहीं है। हमारे कान के जो पर्दे हैं, ठीक है ना, उनका जो साउंड रिसेप्शन है या साउंड के लिए सेंसिटिविटी है वो प्रेशर के लिए। आपके कान के अंदर जब प्रेशर का चेंज होता है तो आपके दिमाग को ध्वनि सुनाई देती है। समझ पा रहे हो ना यार? तो बाय डिफॉल्ट कौन सी यूज होनी चाहिए? प्रेशर वेव। और क्यों हो रहा है वो समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेशर वेव को कॉज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, इस बार डिस्प्लेसमेंट से दूरी कम ज्यादा हो रही है जिस वजह से प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है। तो दे आर इंटर रिलेटेड, बट साउंड इज बेटर रिप्रेजेंटेड एज अ प्रेशर वेव। यस, नाउ आई वांट वन थिंग। चलो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेव लिखनी सीख ली थी, सर ने सिखा दी थी, ये वाली लेते हैं, ठीक है, प्लस एक्स वाली, याद है? ये क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यस और नो? ये वेव हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बताती है। Yes, sir. मुझे इस वेव, आप दे दो ये वाली वेव इक्वेशन से प्रेशर डिफरेंस को जानना है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो मैं प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने विजुअलाइज करते पहले सारी चीजों को, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक सेकंड, यस, ये रहा, ठीक। अब फिर से देखो ग्राफ को, इस ग्राफ को समझो, ये वाई एक्स ग्राफ है। कैन यू सी वाई एक्स ग्राफ क्लास? Yes, sir. Yes, this sir. one, this graph, it's the sine graph as we can see। एंड ये जो ग्रीन डंडियां हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, अप 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 अप, डाउन 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 डाउन, ठीक है? लेट मी ड्रॉ दिस पार्टिकल्स ए सी। अब नेम तो क्या करें, बना लेते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, काफी सारे बना लेता हूँ। समझ, सारे पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड हैं, ये थोड़ा सा आगे को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, तो उसकी लेंथ वेरी कर रही है इधर को। फिर एक पार्टिकल रुका हुआ है, इसके इधर वाला पार्टिकल इधर 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 इधर, ठीक है ना? बोलो यार। और फिर ये वाला जो Yes, पार्टिकल, sir. समझ गया, ये वाला पार्टिकल मिल गया आपको रेस्ट पे। ऐसे ये वाला पार्टिकल है, इसके इधर वाले उधर गए हुए हैं। समझ पा रहे हो ना? प्लस है। कैन यू टेक दीज 2 पॉइंट्स एज रेफरेंस? क्या ये दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन पर हैं? और ये वाले पार्टिकल Yes, sir. जिनको मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, Yes, sir. ये दोनों पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर हैं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। अब क्या हो रहा है, मीन पोजीशन वाले पार्टिकल के आसपास देखो, मीन पोजीशन के आसपास वाले पार्टिकल, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्टिकल पास आया हुआ है और राइट हैंड साइड वाला पार्टिकल भी इसकी तरफ आया हुआ है। बोलो,
तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया होगा, कंप्रेशन हो गया होगा यहाँ पर। अरे इधर से Yes, भी इधर से भी sir. दबा दिया पार्टिकल्स ने। और दूसरे मीन पोजीशन वाले पार्टिकल को देखो, ये दूर गया हुआ, ये भी दूर गया हुआ है, यहाँ का प्रेशर गिर गया होगा। बोलो यार। Yes, sir. sir, जो एक्सट्रीम पोजीशन पर sir, हैं पार्टिकल सारे, उनका जो गैप है वो उतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सारे लेफ्ट या सारे राइट जा रहे हैं। देखो, इसके सारे लेफ्ट चले गए, इसके सारे राइट चले गए, तो यहाँ का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा होगा जितना मीन पोजीशन के आसपास बढ़ा होगा। बोलो यार। तो अब आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेशर का चेंज कैसे कॉज कर रहा है। हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अगर किसी पार्टिकल के लेफ्ट वाला भी उसके पास आ गया, राइट वाला भी उसके पास आ गया, तो वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर किसी पार्टिकल के लेफ्ट वाला भी दूर चला गया, राइट वाला भी दूर चला गया, तो वहां का प्रेशर घट जाएगा। और अगर लेफ्ट और राइट वाला थोड़ा थोड़ा चले सेम डायरेक्शन में, तो प्रेशर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, बोलो यार। yes, sir, Now the thing to be understood is, can we understand this? When y is 0, change in pressure is max. When y is max, change in pressure is 0. बोलो, can you feel this? मीन पोजीशन के आसपास चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा आता है। बोलो यार। Yes, yes, sir. sir, एक्सट्रीम पोजीशन के आसपास चेंज इन प्रेशर काफी कम आता है। बोलो यार, ये समझ आ रहा है सबको? yes, sir, इसका मतलब क्या है? प्रेशर का फंक्शन, प्रेशर वेव का फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेव का फंक्शन सेम फेज में नहीं है। एक जीरो होता है, एक मैक्सिमम होता है, एक जीरो होता है, एक मैक्सिमम होता है। हाँ जी, जब ये जीरो है तो ये मैक्स है, जब ये जीरो है तो वो मैक्स है। तो ये लिखना सही होगा कि y xt and delta p as a function of xt are not in phase। मतलब दोनों का मैक्सिमम मिनिमम एक टाइम पर नहीं आएगा। एंड अगर हम थोड़ा सा सोचें, इनका जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होगा। मतलब अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा। सोचो, जब साइन जीरो होता है कॉस मैक्सिमम होता है, जब कॉस जीरो होता है तो साइन मैक्सिमम होता है। हाँ जी, yes, sir, ये हमने अभी लॉजिक से देखा है, हमने कोई अभी मैथ्स नहीं बिठाई, हमें लॉजिक से लग रहा है ऐसा। मैथ्स तो अभी कोई नहीं बिठाई हमने, कोई ऐसा मैथ्स का एक भी इक्वेशन नहीं लिखी। फील किया हाँ कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे आएगा तो वो तो रुका होगा, उसके लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ होगा, राइट वाला राइट की तरफ चल रहा होगा, तो प्रेशर घट जाएगा। और अगर मेन पोजीशन वाला पार्टिकल मतलब मेन पोजीशन पर है, y जीरो है, तो लेफ्ट वाला अगर राइट की तरफ आ गया और राइट वाला लेफ्ट की तरफ आ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाँ, मेन पोजीशन वाले पार्टिकल के आसपास प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ये हमें फील से पता चला, मैथ्स हमने कोई नहीं लगाई, कोई डेरिवेशन नहीं करी, ये फील सबको समझ आई। और आप देख भी सकते हो इन द गिवन ग्राफ दैट आई हैड शोन, थर्ड इज प्रेशर। मीन पोजीशन के आसपास प्रेशर चेंज मैक्स, मीन पोजीशन के आसपास प्रेशर चेंज मैक्स। आर यू गेटिंग इट क्लास? मीन पोजीशन के आसपास कम हो गया, बढ़ गया, कंप्रेशन में बढ़ गया और रेरिफेक्शन में घट गया, पर सबसे ज्यादा चेंज मीन पोजीशन के आसपास आ रहा है। अगर वो साइन है तो ये कॉस टाइप का फंक्शन लग रहा है। हाँ जी। yes, sir, Yes, sir. Now the thing yes, to be sir, seen is, let us try to derive it। ठीक है ना, डिराइव करते हैं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। एक कोई पाइप है, इमेजिनरी पाइप है, ठीक है ना, जिसमें से साउंड ट्रेवल कर रहा है, ताकि हम थोड़ा फील ले सके। मान लो ये साउंड पार्टिकल्स हैं, ठीक। एट एनी एक्स ये एलिमेंट है, एलिमेंट दिख गया, ये एलिमेंट ऑफ एयर। कैन यू अंडरस्टैंड? ये हवा का एक, ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, यस दिस इज द एलिमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होगी। ये वाले सारे पार्टिकल्स मान लो सारे चले y, आगे कितना चले y, और ये वाले सारे आगे चले
y प्लस dy। समझ आ रहा है क्यों y? क्योंकि दोनों की वेव सेम थोड़ी होगी, एक को डिस्प्लेसमेंट y होगी, दूसरे की y से थोड़ी सी कम ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? बोलो। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्या होगी? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, अगर ये एरिया A है तो क्या ADX होगी ओरिजिनल वॉल्यूम? यस, ये जो हवा है हमारी कंटेन्ड, तो इसकी वॉल्यूम ADX होगी। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? ध्यान से देखो, पहले ये था, फील करना सब लोग। अब ये वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये y आगे चला गया, और ये वाला हिस्सा y प्लस dy आगे चला गया, तो एयर एलिमेंट इतना बड़ा हो गया। कैन यू फील इट क्लास? और ये y है। क्या ये जो चीज है, बताओ क्या आ रहा है? ये dx था पहले। आई थिंक ये dx प्लस dy आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखना Yes, sir. Yes, sir. लीनियर डायग्राम से दिख जाएगा। तो नया वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्या है? क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट व्हेन द वेव इज पासिंग, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? A dx प्लस dy। बोलो क्लास। हाँ जी, ये फोटोग्राफ है। पहली फोटोग्राफ थी जब वेव नहीं थी, अगली फोटोग्राफ कब है? जब वेव निकल गई। जब वेव आ रही है आपको पता है ना कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? इसको रोक कर देखते हैं। मान लो जब वेव नहीं थी तो डेंसिटीज बराबर होंगी ना, समझ पा रहे हो ना? अब जब वेव आ गई तो आप समझ सकते हो ना। अरे यार ये क्या हो गया कि ये जैसे देखो ये, अरे रुक जा भाई, यहाँ पर एक लाइन बनाई मैंने और एक यहाँ पर लाइन बनाई। कैन यू सी दीज टू लाइंस? इनमें एयर कभी एग्जिट कर रही है, कभी एंटर कर रही है। फील करो, दो ब्लू लाइंस दिख रही है मेरी। Yes, इनमें कभी sir. गैस की मात्रा बढ़ रही है, कभी घट रही है। हाँ जी। Yes, तो या फिर अब और फील करवाता हूँ। इन दोनों रेड डॉट्स को फील करो। इन दोनों रेड डॉट्स के बीच में जो हवा है उसके वॉल्यूम को फील करो। देखो पहले इतना है, अब ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। देख रहे हो इन दोनों रेड डॉट्स के बीच में जो हवा है? कैन यू फील क्लास? yes, आई बात समझ में जो मैं बना रहा हूँ? ठीक है, फील भी ले ली हमने। आपको ये फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है आई थिंक। चेंज इन Yes. वॉल्यूम creates volumetric stress which creates excess pressure. So excess pressure क्या आएगा? माइनस बी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा? वी फाइनल माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट। जरा निकालना क्या आ रहा है? माइनस वी ए डी एक्स प्लस डी वाई माइनस ए डी एक्स अपॉन ए डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। और इनफैक्ट इसको ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि आप स्नैपशॉट्स ले रहे हो ना वेव की। डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि वाई तो एक्स का भी फंक्शन है, टी का भी फंक्शन है। डेल में क्यों कन्वर्ट किया समझ गए ना? क्योंकि स्नैपशॉट्स है, टी फिक्स है। हमने जो डायग्राम बनाया है वो स्नैपशॉट में बनाया है ना, रोक के, पहले एक टाइम पे फिर अगले टाइम पे। यस, तो Yes, वाई sir. क्या था? Yes, sir. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ऑब्वियसली प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए। तो प्रेशर वेव क्या आ जाएगी? माइनस पी डेल वाई बाय डेल एक्स। करना क्या आ रहा है? माइनस बी इसका डिफरेंशियल ए कॉस ऑफ ये आ जाएगा क्लास, और माइनस के बाहर क्या आ गया? ठीक, ये आ गया एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर है, नेट प्रेशर नहीं है, ध्यान से। एक्सेस प्रेशर है, मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर आप नेट प्रेशर देखोगे, अगर मैं नेट प्रेशर का ग्राफ बनाऊं, नेट प्रेशर, पी नॉट प्रेशर तो हमेशा ही होता है, ठीक है ना? जब वेव जाएगी तो प्रेशर कम ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग इट? ये इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा पी नॉट, तो ये पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट आ जाएगा। एम्पलीट्यूड जो हो गया
मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। यस, और डेल्टा पी नॉट क्या हो जाएगा? बी ए के। हाँ जी, बक 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 वेव, साउंड वेव इज बक बक। अरे बताओ, हिंदी कितना टेक्निकल लैंग्वेज है। बक बक करना, साउंड वेव छोड़ना। क्लियर है? याद कर सकते हो ऐसे। हाँ जी। Yes, तो sir. आपको कोई बोले ना हाँ बक, पंजाबी में बोलते हैं ना हाँ हूं बक, तो वो रूडली नहीं बोल रहा, वो साउंड की बात कर रहा है। भाई साउंड निकाल यार, टेक्निकल बात कर रहा है। समझ के? याद करने के लिए आसान है। बी ए के बी बल्क मॉडुलस है, ए एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एरिया नहीं है, ध्यान से। अच्छा कंफ्यूजन ना हो जाए, मुझे लग रहा है हाँ ए और ये वाला ए से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको एस ले लेते हैं। कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये एस एरिया डॉलर वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, मेरे एकदम दिमाग में कट ही जाएगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, but ठीक है। ऐसे यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पर ए क्या है पता चल गया ना आपको? तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। कोई प्रॉब्लम किसी को यार? चुप हो जाए यार। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा sir. नेट प्रेशर क्या होगा? P प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी तो वेरी करता जाएगा। हाँ जी, पी नेट क्या आ जाएगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी वेरी करता रहेगा। अब मुझे बताओ पी मैक्स क्या होगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। और पी मिनिमम क्या होगा? पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। यस और नो क्लास? ये समझ आ रही है कहानी? किसी भी जगह का प्रेशर मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम ये होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस। ठीक। अब आपको याद होगा मिनिमम प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कभी भी प्रेशर जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो जीरो करना भी मुश्किल ही है, जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी तो है कि डेल्टा पी नॉट हैज टू बी लेस देन पी नॉट। कोई भी साउंड वेव का प्रेशर एम्पलीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको समझ आई? ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यस क्लास, समझ आई बात? हेलो, हाँ जी समझ आ रही? Yes, sir. Sir, ये line repeat करना. किसी भी जगह पे प्रेशर जीरो से कम नहीं हो सकता, हेंस द मिनिमम प्रेशर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। सो अगर P मिनिमम ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा पी नॉट शुड बी लेस देन पी नॉट। ठीक है ना? तो किसी भी साउंड वेव Yes, का sir. प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट से कम ही होगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चल, ये हमें साउंड वेव मिल गई, और एज प्रेडिक्टेड अगर ये साइन है तो ये कॉस आई। बोला था ना मैंने, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। हाँ जी, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? सो इफ यू वांट टू विजुअलाइज इट स्टिल, वैसे तो ग्राफ ऊपर है एक, कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेव है तो प्रेशर वेव हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रफ हैंड से बना रहा हूँ, ऊपर नीचे संभाल लेना आप। तो जो आपकी प्रेशर वेव है वो कुछ ऐसी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यार पूरा ही रब करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ ठीक है।
बोलो यार, समझ आ रहा है सबको? Are you getting in class? So this is your pressure wave and the black one is your displacement wave versus x. Clear है? Yes. So displacement wave and pressure wave are pi by 2 out of phase. इसको ऐसा बोलेंगे, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस है इनका पाई बाय 2 का, 36 का आंकड़ा, इनका पाई बाय 2 का आंकड़ा है। क्लियर है? ओ बुजुर्गों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है ना, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमें पता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। b क्या है? बल्क मॉडुलस, और रो क्या है? डेंसिटी। निकाल सकते हो रिलेशन, याद है ना एनसीईआरटी मेथड? एक कल भी करवाया था मैंने टी अपॉन म्यू में भी। अब एनसीईआरटी में ऐसे ही मेथड गिवन है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू के, ये कर देंगे, dimension of v should be equal to dimension of this whole thing। अब बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है? बल्क मॉडुलस क्या होता है? प्रेशर टाइप होता है ना, जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं उनका डायमेंशन प्रेशर वाला ही होता है। तो प्रेशर का ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, और डेंसिटी का तो पता ही है आपको, ml-3। पुट कर दो यार, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। के का डायमेंशन 1 होगा ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, ये आ गया। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है ना, और ये आ गया माइनस है, -2a mb l-3p। कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. a plus b0। तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी के रूट b बाय रूट। और एज यूजुअल जैसा कि पिछली बार हुआ, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है यूजिंग रिग्रेस मैथमेटिकल एनालिसिस, वो ये आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव b बाय रू आ जाएगा। ये आता है इन फ्लूइड्स, ठीक है ना। और इन सॉलिड्स जब हम करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है यंग्स मॉडुलस बाय रो। ठीक है जी। अब सॉलिड्स में साउंड की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली कैसे होगी? यंग्स मॉडुलस जो होते हैं 10⁹ के ऑर्डर के होते हैं, और डेंसिटीज जो होती हैं 10⁴ के ऑर्डर की होती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? 10⁵ का अंडर रूट क्या आ जाएगा? डेंसिटीज 10⁴ के ऑर्डर की होंगी 30, और ये एक्चुअली 10⁻10 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁶, तो 1000 के अराउंड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है? पढ़ा हुआ है ना आपने, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो सॉलिड्स में साउंड फास्टर चलता है, ये बचपन में बताया था ना, ट्रैक पे कान लगाकर सुनो तो ट्रेन का पहला पता चल जाता है। हालांकि इन इंडिया इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आप इंडियन ट्रेन में गए हो तो आपको पता है व्हाई आई एम सेइंग दिस। Yes, sir. क्योंकि टॉयलेट्स जो है जी। आप ट्रैक पे लेटे हो
तो नीचे थोड़ा आपको पता नहीं रहेगा क्या क्या गिरा हुआ है। बाकी अभी एक दो लड़की को उल्टी ना आ जाए, इसलिए वी विल स्टॉप इट हियर ओनली। कॉन्सेप्ट समझ आया? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। इट्स अ नोन फैक्ट ड्यू टू द फॉर्मूला गिवन। यस, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको यार? अब जिस बात पे हमें जाना है अल्टीमेटली उसको समझते हैं। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना। पहले न्यूटन्स फॉर्मूला। अब न्यूटन, आपको पता बहुत बड़ा आदमी है, न्यूटन ने कहा कि साउंड प्रोपोगेशन, साउंड का हवा में से जाना जो है, और उन्होंने बड़ा लॉजिकल बात करी कि जब साउंड जाता है, जब साउंड जाता है तो हवा गर्म थोड़ी हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ना मेरा कमरा की हवा गर्म हो रही है। तो उन्होंने एज्यूम किया कि साउंड प्रोपोगेशन मस्ट बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस आपको मैंने बताया था प्रेशर के बराबर होता है Yes. ना? Yes, sir. ये करवाया हुआ मैंने, गैसेस के बल्क मॉडुलस जब Yes, करवाए थे sir. मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आ जानी चाहिए बी बाय रो, ठीक है ना, या फिर पी बाय रो, जो कि क्या आ गई, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है आपने पढ़ी होगी? डेंसिटी ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली 1.23 होती है शायद। हाँ जी अंग्रेजों। Yes, sir. मैं कल ही पढ़ के आया हूँ क्या? हेलो, कौन सा No, भाई? sir. तो क्या खा के बैठे रहते, खा के क्या बैठे हो तुम लोग? तुम्हारा नशा ही नहीं उतर रहा भाई। चिली पनीर आज तो। Biryani. ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 287 मीटर पर सेकेंड। भगवान कहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, प्रभु माफ करो, देवियों से कौन पंगा लगे। ये आती है 287 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम निकाल चुके थे यूजिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स, इट इज 332 मीटर पर सेकेंड। अब एरर अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कह सकते कि एरर है नहीं, बट आपको पता है न्यूटन बहुत बड़ा आदमी था। लोगों ने कहा कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में इतना अंतर होता ही होगा, तो सबने कहा कि नहीं न्यूटन अंकल तो सही हैं, सही बोलते हैं, कि उन्होंने सही बोला होगा, फॉर्मूले में होता होगी गड़बड़। तो उसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट लाप्लास ने थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी स्टडी करी। उन्होंने बोला कि साउंड प्रोपोगेशन फास्ट प्रोसेस है। अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट है उसमें हीट का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। तो फास्ट प्रोसेसेस तो एडियाबैटिक होंगे, क्योंकि हमें पता है डेली लाइफ में कोई भी प्रोसेस हीटिंग का या कूलिंग का आप देख लो, कोई भी फास्ट नहीं है, स्लो है ना यार, आपको पता होगा। इफ यू टेक एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस ले लो आप, सारे हीटिंग या कूलिंग के प्रोसेसेस स्लो ही होंगे। भले ही सुबह नहाने का गीजर ऑन करना हो, भले ही आपने चाय बनानी हो, इंस्टेंटली कुछ नहीं बनता। हीटिंग वाले काम कोई इंस्टेंट नहीं होते, भले जितने मर्जी हम तरक्की कर गए, क्योंकि हीट एक्सचेंज टेक्स टाइम। यस और नो? देखो कोई उठा लो आप डिवाइस, हाँ कोई Yes, डिवाइस sir. एक से दूसरा थोड़ा फास्टर होगा, इंस्टेंट कोई नहीं है। माइक्रोवेव भी इंस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि रखा ठा और 1 सेकंड में होगा, नहीं, इट टेक्स पर 5 मैगी भी 10। 2 मिनट में नहीं बनती। ये खाने का कॉन्टेस्ट नहीं है देवियों, अब मैगी भटूरे यही सब करते रहते। छी छी यार, पढ़ाई करा करो यार, सच अ फूडी पीपल। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा पी होता है। ये कोई ज्यादा ही बेचारा सताया हुआ है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यार मैगी ना अभी नहीं खानी चाहिए, मैगी कॉलेज में खानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगर आईआईटी गए, मैस का खाना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो वहां जाके मैगी ही तो खानी है। अभी मत खाओ घर पे मैगी, बिल्कुल मत खाओ। अभी कभी कभी खाया करो, बाद में तो वही मैगी पे ही जीना है तुमने। और उसके बाद जब तुम जॉब करने लगोगे, ठीक है ना, अब ऑब्वियसली आई विश के ऑल ऑफ यू बिकम इंडिपेंडेंट
विमेन या लेडीज बुरा मान जाएंगे अभी, चलो जो भी अब लाइफ में इंडिपेंडेंट होगी तो ये थोड़ी ना चूका चोला करोगे, वो तो अपना जॉब करोगे तो कुछ पकाना तो आएगा नहीं, तो मैगी खानी पड़ेगी। मतलब मैंने अपने जीवन में 10 साल अगर जॉब की है तो 2 साल का खाना मैगी ही है, मैगी और 1 साल का डोमिनोज पिज्जा। दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। ओके, चलिए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आएगी अब? गामा बी बाय रो आ जाएगा। हाँ जी, गामा पी बाय रो आ जाएगा। गामा ऑफ एयर इज 1.4, ठीक है ना। अब करके देखना कैलकुलेट जरा, अब अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या आ रही है जी। फिर कहोगे सर ने गलत बता दिया, तो कह रहा हूँ खुद ही कर लो यार। So this comes out to be 340 मीटर पर सेकेंड। ये ज्यादा पास है ना 332 के। तो इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गामा पी बाय रो, एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड गामा आर टी बाय एम, ठीक है ना। ये लाप्लास का करेक्टेड फॉर्मूला है, न्यूटन अंकल ने गलत दे दिया था। लाप्लास इनफैक्ट न्यूटन का ही स्टूडेंट था, एंड कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी, कई बार ऐसा बोला गया है कि लाप्लास वाज मोर ब्रिलियंट देन न्यूटन, एंड न्यूटन स्टोल अ लॉट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस। बट अगेन जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, और इनफैक्ट कोई भी अगर आप किसी के अंडर काम करके कोई चीज डिस्कवर करते हो तो फर्स्ट राइट उन्हीं को मिलता है, क्योंकि आप उनकी फैसिलिटीज यूज करके कुछ डिस्कवर कर रहे हो, तो फर्स्ट राइट ऑफ डिस्कवरी आपके हेड को मिलता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ चीज नहीं खोज देते हो तो यूनिवर्सिटी हैज द फर्स्ट राइट टू क्लेम इट। इनफैक्ट जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप किसी प्रॉफ के अंडर कोई प्रोजेक्ट करोगे, साइंटिफिक प्रोजेक्ट करोगे, उसका जब पेपर पब्लिश होगा पहला नाम आपके प्रोफेसर का लिखा जाएगा, फिर आपका लिखा जाएगा, भले ही काम सारा आप करो, वो सिर्फ गाइड करें, बट द फर्स्ट नेम वुड बी हिज और हर। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी, कहते हैं ऐसा, बाकी मुझे पता नहीं है, लाप्लास फोन मेरा चुकदा नहीं है तो अभी पता नहीं बाकी। चलिए कॉन्सेप्ट समझ आया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होगी, है गामा आर टी बाय एम। कोई प्रॉब्लम? गामा वामा तो पता है ना आपको, गामा मोनो गामा डाया, यस थोड़ा थोड़ा। अरे बुजुर्गों, मैं बंद कर देनी क्लास पे हैं। उठ जो, उठ जो भाई, उठ जो, पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान किस चीज का रखना है, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दूसरा एम जो है आपको ग्राम्स में पता होता है, ग्राम पर मोल में, प्लीज इसको कन्वर्ट कर दें केजी पर मोल में। मोलर मास का ऐसा यूनिट केजी या ग्राम नहीं होता, ग्राम पर मोल या केजी पर मोल होता है, याद रखना। जब हम बोलते हैं ना कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है, 12 ग्राम नहीं, और 12 ग्राम पर मोल होता है, एक मोल का मास होता है, समझ गए ना। तो फिजिक्स वाइज वो पर मोल लिखा होता है। और आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर, आगे कोई बताएगा, मोल केल्विन, याद रखना। मतलब 8.314 एसआई यूनिट्स, हमें तो यही वैल्यू पुट करनी है, फिजिक्स में यही वाली वैल्यू चलेगी। तो ये थोड़े से पॉइंट्स है जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन देता हूं, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन अ जार या इन अ वेसल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपने नेट पे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, लोग हीलियम इनहेल करते हैं फिर बोलते हैं, देखे एक्सपेरिमेंट्स? Yes, तीखी sir. आवाज, बतख जैसी आवाज हो। तो हीलियम का मोलर मास बहुत ज्यादा कम है, तो मोलर मास कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो हम बाद में देखेंगे हमारा जो वोकल ये होता है ना, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ फिक्स्ड है, वेवलेंथ फिक्स्ड है, स्पीड बढ़ गई
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब शार्प साउंड आएगा। सेम आपका वोकल बॉक्स हायर फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ेगा तो क्या होगा, समझ गए ना? तो तीखी तीखी आवाज आएगी। Yes, द sir. डिफरेंस बिटवीन माई वॉइस एंड योर वॉइसेस, ठीक है ना, द शार्पनेस, आपको पता होगा जिसको पिच बोलते हैं। Yes, sir. Yes. मेरी Yes, आवाज sir. में बेस ज्यादा है, आप लोगों की आवाज में पिच ज्यादा है। नाउ दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। और एक और फैक्ट होता है, अब मेरे को पता है तो मैं बता रहा हूँ, जो फीमेल काउंटर पार्ट्स होते हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, उनके ईयर्स दे आर मोर सेंसिटिव टू हाई पिच साउंड्स, ठीक है ना। आपकी मम्मी कई बार चम्मच के गिरने पे उठ जाती है, वैसे टीवी भी चल रहा हो ज्यादा नहीं पता चलता, ये आपने शायद नोट किया होगा। मैंने कर लिया था 10th Yes, में, sir. क्यों नहीं पता चला था, क्योंकि जो खड़के Yes, होते हैं ना, sir. खड़का खड़का होता है या बच्चे का रोना होता है, ये हाई पिच साउंड्स हैं। तो ये आप देखो एवोल्यूशन से मिला है कि जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, क्योंकि पता ही है ना, मदर्स हैं, तो मदर्स हैव मोर सेंसिटिव ईयर फॉर हाई पिच। तो हाई बेस साउंड उनको अनकंफर्टेबल रखते हैं और उनके ईयर्स इतने ज्यादा परसीव भी नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए खड़का मम्मी को क्यों पकड़ पाती है, चीची चीची की हल्की सी आवाज, आपने वो कैबिनेट खोला पकड़े जाते हो, क्योंकि हाई पिच साउंड आता है और आपके मम्मी के कान उसके लिए सबसे ज्यादा वो होते हैं सेंसिटिव। तो मशीन ऑयल रखना चाहिए घर में ताकि सारे जोड़ों में डाल सकूं। चलिए क्वेश्चन हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन Yes, sir. क्या आ रहा है, गामा ऑफ ऑक्सीजन 7/5 इंटू आर इंटू टी 300 अपॉन मोलर मास, ये आएगा। सारी चीजें ऐसा यूनिट्स में है ना। Yes. क्या आ रहा है ये, 330. 330. 330.3. चलो मान लेते 330 330. पर सेकेंड, ठीक है मान लेते हैं। चलो हीलियम में निकालना एट सेम टेम्परेचर, speed of sound in helium. Helium is monoatomic, I suppose you know that. ज्यादा आनी चाहिए ना, हीलियम का मास 4 होता है ना। ओ हाँ बुजुर्गों, Yes, sir. Yes. कौन से मेरे भाग्य खराब थे जो इतना स्लीपर बैच मिला मेरे को, स्लीपर सेल वाले हो तुम लोग ना। क्या आ रहा है, So every 3. Yes, sir. Yes. बहुत ज्यादा स्पीड है ना। वोकल बॉक्स जो होता है सबका, उसका लैम्डा फिक्स होता है। क्यों होता है, दैट विल स्टडी एट अ लेटर स्टेज, जब हम स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे बताऊंगा। तो हमारा जो वोकल बॉक्स है उसके लैम्डास फिक्स्ड हैं, वी आपने बढ़ा दिया तो एफ बढ़ जाएगा, एफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हाई पिच साउंड, वो स्क्वीकी सा साउंड आएगा, समझ गए ना। तो आप नेट पे सर्च कर लेना हीलियम इनहेल करके। हीलियम इनर्ट गैस भी है तो मरेगा नहीं कोई इनहेल करके, इसलिए की जाती है, ठीक है ना। और वैसे मैं बता दूं, अगर आप जो बाहर गुब्बारे बेचने वाला आता है रेडी पर या नॉर्मल सिलेंडर लेकर, उससे कभी मत लेना, क्योंकि उसके गुब्बारे में मिथेन होती है। मिथेन इज लाइटर देन एयर, आई सपोज Yes, यू नो sir. दैट, Methane होती है. ठीक है ना। Yes, वो sir. कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डालते हैं तो मीथेन रिलीज होती है शायद, है ना। तो वो गुब्बारों में मीथेन डाल देते हैं। अब मीथेन डालना तो ठीक है, मीथेन हाईली कंबस्टिबल गैस है। ऐसे गुब्बारे जब फ्लेम के पास जाते हैं, दो फिनोमिना होते हैं, एक तो कंबस्ट हो रही है गैस, दूसरा हैवी कंबस्टन से एक्सपेंशन बहुत बुरा होगा, तो गुब्बारा बहुत वायलेंटली फटता है। तो जो सस्ते वाले गुब्बारे हैं, जो ये आपको कई बार
जो फ्लोटिंग गुब्बारा होता है उसको बिल्कुल भी परचेज मत किया करो, गलती से फ्लेम लग गई फट जाएगा बुरी तरह। जो प्रॉपर शॉप्स होती हैं उनमें आप देखोगे हीलियम सिलेंडर होता है, आपको अगर शक हो तो उसको बोलो सिलेंडर दिखाए। सिलेंडर अगर क्लोज्ड है, अगर तो ऐसा सिलेंडर है कि नीचे पानी में पड़ा है तो वो कैल्शियम कार्बाइड से ही कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O से मीथेन बनाकर कर रहा है, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल सिलेंडर पे लिखा होता है हीलियम, कहीं ना कहीं नॉब पे लिखा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो जो हीलियम फिलिंग होती है गुब्बारे में, इट कॉस्ट अराउंड 40 to 50 रुपीज। तो गुब्बारा 100-150 रुपए का बिकता है, और जो नॉर्मल सस्ते वाला बिकता है वो 10-15 रुपए में मिल जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। फिर क्योंकि मीथेन कहीं गलती से पी मत लेना ना, कहीं जल जुल जाओ और लफड़ा हो जाए। बाकी मुझे मीथेन की प्रॉपर्टीज भी नहीं पता, केमिकली इनर्ट है कि रिएक्ट करती है। वो कहीं सर ने कहा था ऐसा आवाज आएगी और पता चले कल खबर आए भाई फिजिक्स वाले सर के चक्कर में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हुए नॉन मेडिकल का बच्चा मेडिकल फैसिलिटीज में पहुंच गया। बहुत बड़ा जोक हो गया ये। चलिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, जी sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एट what temperature will the speed of sound double its value at 27 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन, आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही बताना है। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल द स्पीड ऑफ साउंड डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस? आंसर 108 108 डिग्री सेल्सियस आ गया क्लास? Yes, sir. वेलोसिटी Yes, sir. इक्वल टू रूट No, sir. v1 by v2 इज इक्वल टू t1 by t2। हाँ जी, ये 27 है, तो आपको v2 The 2 app. टाइम्स v, तो t2 क्या आ गया 4 टाइम्स t1, बोलो। तो t2 आ गया 4 टाइम्स 273 प्लस 27, अभी बताया था ना, Yes, sir. 1200 केल्विन आएगा। तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 973 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड डबल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हाई चाहिए होगा। तो डबल वबल करना तो पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही चेंज कर सकते हैं हम। मतलब गर्मियों में और सर्दियों में ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का स्पीड ऑफ साउंड में फर्क आ जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत ही आएगा। 10-15 डिग्री सेल्सियस से कोई खास बड़ा फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, और केल्विन में आपको पता है ना टेम्परेचर की वैल्यू अगर 5-10 डिग्री सेल्सियस भी हो तो 300-400 पुट होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. क्लोज टू 300। तो छोटे मोटे चेंजेस का खास फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डबल वबल करना है बड़े चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इज इट ओके क्लास? ये 973 ही आ रहा है ना, 927 आ रहा होगा, सॉरी 927 आ रहा है ना, 1200 माइनस 273। ओ जी, आही आ रहा हैगा जी। Yes, sir. तो 900 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा हवा को, फिर जाके स्पीड ऑफ साउंड डबल होगी ना जी ना, इतना हमने नहीं करना। क्लियर है? तो आंसर इज नॉट इक्वल टू 108। गलती समझ गए ना कि केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर में चलता है सेल्सियस और केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही पुट करना है। तो ये बातें आप सबको समझ आई कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे निकलती है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, affecting speed of sound in air। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। क्या प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? बताओ, फॉर्मूले में तो है ना प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पर V बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बताओ। Yes. Yes, sir. शायद ये फॉर्मूला ये बन चुका है।
as long as temperature remains same, है ना, pressure has no effect on speed of sound. अब इसको फील करो भाई, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी तो बढ़ेगी, प्रेशर पर डेंसिटी क्या Yes, रहेगा? तो प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड को कोई फर्क नहीं, अकेले प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर प्रेशर चेंज करने से कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू। देन सिर्फ प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए स्पीड ऑफ साउंड को फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। मैनी बर्ड्स बोल बोल के, ठीक है ना, या एक दूसरे की आवाज सुन सुन के जज कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है। अब बर्ड्स ये तो है नहीं कि 11-12 पढ़े लिखे हैं, भाई नॉन मेडिकल कर रखी है, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की है जी, पढ़ के भाई बता रहे हैं ओ आई नो साउंड की स्पीड आ रही है। अब उनको भगवान ने सिखाया ये, ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होएगा? ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो मोलर मास ऑफ एयर घटेगा क्या बढ़ेगा? सोचकर बताना। मोलर मास, आपको पता है मोलर मास ऑफ एयर कैसे निकलता है? N1, M1, N2, M2, याद है, ये पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. एवरेज आपने निकाला होगा ना, 28 कुछ आता है, नाइट्रोजन के आसपास का आता है एयर का मोलर मास, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा होता है। अब मैं हवा में अगर पानी मिक्स करूंगा, देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, हवा भारी हो जाएगी, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी तो आ गए, तो भले ही ऊपर वाला बढ़ा है तो नीचे वाली चीज भी तो बढ़ी है। Yes, क्या ये sir. बात समझ पा रहे हो? अब ये जानना है yes, sir. कंपैरेटिव टू एयर वाटर हेवियर है कि लाइटर है? मोलर मास ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 28 ग्राम पर मोल, अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने। मोलर मास ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वाटर जब गैस में ऐड हो जाता है वाटर वेपर बन जाता है ना, 18 ग्राम पर मोल है। तो हल्की चीज मिक्स करने से मोलर मास घटेगा ना? यस। तो जैसे ही आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे मोलर मास ऑफ एयर कम होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो अगेन यू कैन सी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, मेरा वॉइस बॉक्स का लैम्डा फिक्स है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, बट बर्ड्स आर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स। तो बर्ड्स को पता चल जाएगा कि भाई जो मेरा पार्टनर है उसकी आवाज थोड़ी तिखी तिखी आ रही है, ठीक है ना, या तो वो गुस्सा है या फिर बारिश होने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड फैक्टर है विंड। मान लो मैं ए से बी साउंड भेज रहा हूँ, ठीक है ना, साउंड ऐसे चल के जा रहा है, ला 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 वेव जा रही है, और हमने ऐसे चला दी विंड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ विंड ये एंगल दे रखा है थीटा। तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड ये नहीं हो जाएगी? मीडियम की स्पीड ऐड हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बोलो। विंड की डायरेक्शन, विंड का कंपोनेंट है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड तो ऐसे भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं हम हर डायरेक्शन में वेव छोड़ते हैं, कोई ना कोई वेव तो बी तक पहुंचेगी पहुंचेगी। विंड क्या करेगी? विंड अलोंग दैट डायरेक्शन अपने कंपोनेंट प्रदान कर देगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? Yes. ठीक। फोर्थ फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। Obviously velocity of sound is proportional to root of temperature। हाँ जी। Yes. A velocity of sound at 0 degree Celsius 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस लेनी है
तो ये होगी गामा आर टी 273 प्लस टी अपॉन एम एयर, और ये जो है ये होगा गामा आर टी 273 बाय एम। तो वेलोसिटी एट टी, तो वेलोसिटी एट 0, क्या ये आ जाएगा क्लास? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कहाँ जा रहा हूँ मैं। अगर t 30-40 की रेंज में है या 20-30 की रेंज में है तो 273 के आगे काफी छोटा होगा। हाँ जी, तो 2/T73 मच लेस देन 1 ले सकते हैं। अरे बोलो यार। Yes, sir. तो velocity at t degree Celsius will be velocity at 0 degree Celsius into 1 plus t by 273 by 2। yes, तो ये क्या आ जाएगा, v at t degree Celsius is equal to 332 प्लस तो ये पता है क्यों करवा रहा हूँ, स्कूल में पूछा जाता है, ये आ जाएगा। Now this is valid only for small changes. Now small changes मतलब लेस देन 10%। लेस देन 10% के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, 10%। मतलब अगर वो पूछे कि मान लो वेलोसिटी 5% किस टेम्परेचर पे बढ़ जाएगी, 5% किस टेम्परेचर पे गिर जाएगी, तो ठीक है। डबल ट्रिपल हाफ कर रहे हो, नहीं फिर नहीं। डबल ट्रिपलिंग, अगर ये डबलिंग और ट्रिपलिंग कर रहे हो फिर नहीं। फिर तो आपको पता ही है ना, पहले करवाया था क्वेश्चन मैंने, तो फिर तो एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये फैक्टर ना रटवाया जाता है स्कूल में कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस तो बहुत छोटा चेंज होगा ना, द स्पीड इंक्रीजेस बाय 0.61। ठीक है, वी नो, खास बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आए? कोई दिक्कत किसी को? क्लास सब कुछ कॉपी में आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में ही गिवन है। क्लियर है सबको? फिर आता है Yes, sir. यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सबसे पहला आता है क्वालिटी, या ऐसा बोलते हैं टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर ये कौन डिसाइड करता है? वेवफॉर्म। ठीक है ना, जैसे रेगुलर वेवफॉर्म हो तो गुड क्वालिटी साउंड माना जाता है, सो गुड क्वालिटी। और अगर ये ऐसा कुछ भी हो रहा हो, मतलब समझ गए ना, डिफरेंस बिटवीन जगजीत सिंह एंड हनी सिंह। हनी सिंह इज पुअर क्वालिटी साउंड, भले ही अच्छा लगता हो बट ढा ठा ठी ठी टू टू हो रहा होता है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिसाइडेड बाय इट्स वेव फॉर्म। ठीक है ना, अगर रिपीटेटिव वेव फॉर्म्स हो हमारे कान को अच्छी क्वालिटी लगती है। अगर ठू ठा ठी ठी हो रहा है तो फिर वो हमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती। अब मॉडर्न जनरेशन के लिए मे बी ये चेंज कर दें, आज से 10 साल बाद उल्टा बोलें, अगर वेव फॉर्म सीधा हो क्वालिटी बुरी होती है, कुछ भी वेव फॉर्म आ जाए तो क्वालिटी गुड होती है। दैट में चेंज, बट एज ऑफ नाउ ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है पिच। पिच कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जो तीखापन होता है। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा होती है ना। और एक्सट्रीमली हाई पिच बिकम्स इरिटेबल, दैट वी ऑल नो। क्लियर है ना? हाँ जी, बच्चे का रोना, यस सर। इतने चीखें जो होती हैं, चीखें बहुत हाई पिच पे होती है ना। चीख का हिंदी क्या होगा यार? चीख की इंग्लिश क्या होगी? चीखना, क्राइंग तो नहीं होगा, क्या होता है? हैं? Screaming. स्क्रीमिंग, करेक्ट यार। मैं शाउटिंग सोच रहा था, मैं शाउटिंग तो नहीं होता। शाउटिंग की हिंदी क्या हुई फिर? चिल्लाना। चिल्ला ओ, चिल्लाना चिल्लाना। और
चीखना, ओ टू फिर श्रीकिंग होता है। ये भाई हाँ, clap श्रीक it, भी बोल ये सकते हैं। clap it, एक ही होता clap it. है नहीं बहुत श्रीकिंग या बढ़िया, स्क्रीमिंग। श्रीकिंग। नहीं भाई, ये विन कर ले। श्रीकिंग इज द वर्ड। श्रीकिंग माने चीखना। वेरी गुड यार, ये जो भी था ये सच्चा कॉन्वेंट है। बहुत बढ़िया। नो सर, सीबीएसई। CBSE सर। कॉन्वेंट भी सीबीएसई। नॉट एक्सेप्टेड दैट। फिर हम स्क्रीम ही करेंगे। हट, नहीं मान रहा, नहीं मानूंगा मैं। बिल्कुल हम करेंगे फेवरेटिज्म। क्या जा रहा है? थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कॉन्वेंट्स भी लाउडनेस। सीबीएसई होते हैं। नहीं, आईसीएसई लाउडनेस होते हैं मोस्ट। नहीं होते, जो हमारा स्कूल भी सीबीएसई और कॉन्वेंट। CBSE सीबीएसई होते हैं। तो फिर नकली कॉन्वेंट होते हैं। मोस्टली कॉन्वेंट CBSE सीबीएसई होते का क्या बोलते हैं ना, ऑक्सीमोरोन। CBSE एंड कॉन्वेंट ऑक्सीमोरोन हो गया ये, ठीक है। जैसे सिली मिस्टेक ऑक्सीमोरोन हो गया, वैसी वाली बात। CBSE कॉन्वेंट अनोमलीज है मेरे सर, हिसाब से। कहने की बात है। दे आर, वो बनना चाह रहे थे ICSE, मतलब मिली नहीं होगी सर्टिफिकेशन, मुझे तो ऐसा लगता है। चलो छोड़ो, मेरी पर्सनल राय नहीं बात करेंगे। लाउडनेस इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी, है ना। लाउडनेस ऑफ अ साउंड कौन डिसाइड करता है? उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है। बट हमारे को जो सुनती है लाउडनेस, वो लाउडनेस डेसिबल स्केल से डिसाइडेड होती है। डेसिबल स्केल या D स्केल, इसको समझते हैं। अब पहले थोड़ा सा हमें रुकावट के लिए खेद है। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड, किसी भी वेव की इंटेंसिटी ये डिराइव की थी मैंने। डेल्टा P नॉट क्या आया था? BA तो क्या मैं A को डेल्टा P नॉट बाय BK लिख सकता हूं? पहला। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या था? रूट ऑफ B बाय रो, तो क्या मैं B को रो V स्क्वायर लिख सकता हूं? बताओ। और ये यहाँ पर पुट कर दें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगा? हाफ रो A की जगह क्या आ जाएगा क्लास? K स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर V, ठीक। अच्छा, ओमेगा अपॉन K V होता है, तो ओमेगा को VK लिख सकता हूँ। पता होगा ना आपको? बोलो क्लास। थोड़ा सा मतलब वर्ड प्ले कह लो एक तरह से। और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? V स्क्वायर K स्क्वायर V। K स्क्वायर कैंसिल, B की जगह रो V स्क्वायर डाल दूंगा, क्या आ जाएगा? हाफ रो डेल्टा B नॉट स्क्वायर P इंटू V क्यूब। तो कर करा के ही आ जाएगा। तो कोई भी साउंड का सोर्स, ध्यान से, किसी भी वेव के लिए मैंने कुछ और, क्या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल डेल्टा P नॉट का स्क्वायर है? क्योंकि रो और V तो मीडियम में कांस्टेंट हो गए। तो साउंड के लिए कल हमने बात की थी तो फ्रीक्वेंसी भी आया था, बट साउंड के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड कौन डिसाइड करता है? कितना प्रेशर डिफरेंस वो सोर्स क्रिएट कर सकता है। जैसे जो थिकर जिसकी आवाज होती है, ये जो ज्यादा चिल्ला सकता है, हम बोलते हैं ना गले में बहुत ज्यादा जोर है। सिंगर्स होते हैं ना, विद प्रैक्टिस क्या होता है, उनका जो ये थोरैक्स रीजन होता है ना, इनके जो सेल्स होते हैं थोड़े मोटे हो जाते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं दे बिकम थिकर। थिकर मींस मोर पावर, मींस दे कैन क्रिएट मोर प्रेशर डिफरेंस, इट मींस दे कैन साउंड मोर लाउड। समझ गए ना? तो इन साउंड प्रेशर डिफरेंस कितना आप क्रिएट कर सकते हो विल डिसाइड योर लाउडनेस। समझ गए ना यार? क्लियर है? जैसे जो लड़कों की यस गले का कंस्ट्रक्शन है वो लाउड होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। गर्ल्स में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो हल्के से एम्पलीट्यूड पे भी वो काफी लाउड हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ओरिजिनल लाउडनेस में ओमेगा भी था, ए भी था, याद आ रहा है ना? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी हाई है, ए हल्का सा भी हाई करोगे तो नेट प्रेशर काफी हाई हो जाएगा। सो एक मिली जुली बात है। अच्छा, जितने बड़े स्पीकर्स होते हैं आपने देखा होगा
उतना ही ज्यादा मतलब जितने लाउडर स्पीकर होते हैं उतनी बड़ी स्पीकर बनाने पड़ते हैं, ज्यादा बड़े स्पीकर ज्यादा लाउड होते हैं, आपको ये पता है। तो क्यों? क्योंकि उनकी जो प्लेट होती है, डायफ्राम होती है, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है। आपने स्पीकर देखा होगा ना, ऐसा सा होता है, तो यहाँ पर एक डायफ्राम होती है जो वाइब्रेट कर रही होती है। हैव यू सीन दिस? सो द लार्जर दिस इज, द मोर प्रेशर डिफरेंस इट विल बी एबल टू क्रिएट, and the sound would be louder. Are you getting it, class? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो सीधी सीधी बात ये है कि भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा लाउड, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। ये देखते हैं अभी, क्योंकि डेसिबल स्केल है वो स्केल जो हमें लाउडनेस महसूस होती है। कभी आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम टीवी के वॉल्यूम में आपने देखा होगा नंबर्स लिखे आते हैं, आप 20 to 30 करते हैं, अच्छा खासा लाउड हो जाता है, या ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ती, 30 से 40 करते ही कान फटने लग जाते हैं। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वॉल्यूम लीनियरली नहीं बढ़ती, कई बार थोड़ी सी बढ़ा के बहुत तेज हो जाता है, और हल्की, मतलब क्योंकि हमें जो लाउडनेस परसीव होती है ना, वो लीनियर नहीं है, हमारे कानों को लीनियर नहीं समझ आता। वो हम समझेंगे कैसे समझ आता है। अब हमने 3 टाइप की वेव्स पहले ही देखी हुई है। प्लेन वेव जिसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल 0 है, याद है ये। स्फेरिकल वेव जिसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू -2 है, अरे याद आ रहा है। और सिलिंड्रिकल वेव, सिलिंड्रिकल वेव में इंटेंसिटी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल -1 थी। अरे कई लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, आ देखो करवाया था ना कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक, अब ये भी चीजें याद रखनी है। डिस्टेंस, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाओगे, अगर लाउडनेस चेंज नहीं हो रही, मतलब वो सोर्स प्लेन वेव्स छोड़ रहा है। और अगर दूर जाने पर, ज्यादातर तो इन रियल लाइफ आपको पता ही है ना, स्फेरिकल वेव्स या सिलिंड्रिकल वेव्स ही होंगी। हाँ जी, जो साउंड बार होता है घर में वो सिलिंड्रिकल वेव छोड़ता है अप्रोक्सीमेटली, और जब हम बोलते हैं या कोई भी एक आदमी बोलता है तो वो स्फेरिकल वेव छोड़ता है। तो उससे दूर जाने पर आप देखते हो ना, थोड़ा सा दूर चले जाओ तो इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो जाती है। समझ पा रहे हो ना क्लास? अब डेसिबल स्केल क्या कहता है? डेसिबल स्केल लाउडनेस ऑन डीबी स्केल बीटा से मेजर होती है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। Where I naught is 10 to the power -12 watt per meter square. It is the lowest energy of sound perceived by us, by humans. इससे कम एनर्जी अगर हमारे कान में जाएगी पर यूनिट एरिया, हमारे कान को कुछ भी रजिस्टर नहीं होगा। ये स्मॉलेस्ट एनर्जी जो हमारा कान रजिस्टर कर सकता है वो आई है। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एनी गिवन साउंड log to the base 10 है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसकी हमें लाउडनेस बतानी है। तो अगर बीटा डीबी स्केल पे आपको किसी भी साउंड की लाउडनेस बतानी है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। सपोज क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, सपोज लाउडनेस ऑफ टीबी इज 30 डेसिबल्स, ये क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, निकाल सकते हो ओ बुजुर्गों? फाइंड इंटेंसिटी। Yes, sir. तो 30 इज इक्वल टू 10 log I बाय 10 to the power -12। तो log 3 ये आ गया। log जब हटेगा तो क्या होगा, पावर चढ़ जाएगी ना। अब ये तो आता होगा यार, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इतनी सी इंटेंसिटी होगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से समझना। इफ वन स्पीकर प्रोड्यूसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाउडनेस ऑफ 40 डेसिबल
और आपको पता होगा 120 डेसिबल के ऊपर मौत है, 120 डेसिबल के ऊपर का साउंड हम नहीं सह सकते, प्रोलॉन्ग टाइम सुनेंगे तो मर जाएंगे। Yes, sir. एंड दिस वाज यूज्ड एज अ टॉर्चर डिवाइस बाय द नाजीज। वो कान में हेडफोन लगा के बंदे मार दिए थे उन्होंने, ठीक है ना। आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडियाज, बस बता रहा हूँ मैं। तो भी ज्यादा हैवी साउंड भी कान खा जाता है। और ये कई बड़े बड़े सिंगर्स ने नोट किया है कि बड़े स्पीकर्स के आगे खड़े होके कान नहीं खराब होते, हेडफोन से कान जल्दी खराब होते हैं, ठीक है ना। आई हैव अ कजन ब्रदर हु रन्स अ शॉप एक्चुअली। तो वो मोबाइल शॉप रन करते हैं, तो वो 24 घंटे ना कान में ईयरफोन लगा के रखते थे। तो उनके जो कान की नर्व्स और आई डोंट नो व्हाट वेन्स ना, वो बंद हो चुकी हैं। तो ही डज नॉट फील दैट ईयर। उसके कान पे थप्पड़ मारोगे पता नहीं चलता उसको, तो कान बंद हो गया ड्यू टू वियरिंग, प्रोलॉन्ग्ड वियरिंग ऑफ हेडफोन्स। तो उसको बड़ा गुस्सा अब चढ़ता है कि हम में से कोई भी अगर हेडफोन पहनता है ना, मना कर देता है नहीं पहनना, ऐसे ही सुन लो स्पीकर पे। तो आप लोगों पे भी एडवाइस है, गाना वाना सुनते हो तो भाई 24 घंटे वो कान के अंदर इन द ईयर वाले जो होते हैं ना, कम यूज किया करो थोड़ा। तो चलो मैं जो कह रहा था, वन स्पीकर प्रोड्यूसेस अ लाउडनेस ऑफ 40 डेसिबल्स। व्हाट इज द लाउडनेस इफ 4 such speakers are fired simultaneously? तो मुझे तो मर जाना चाहिए। अगर इंटेंसिटी 4 गुना कर दो, 40 का इंटू 4 करेंगे 160 डेसिबल हो गया, खत्म। ऐसा होता नहीं है, आपने देखा होगा। अब देखो बीटा 1 क्या था, 10 log इंटेंसिटी अपॉन आई नॉट। बीटा 2 क्या है, 10 log 4i by i नॉट। बोलो क्लास। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, ये लिख सकता हूं मैं, लॉग में माइनस डिवाइड हो जाता है शायद, ऐसे बताया था। वो बोलो अंग्रेजों। Yes, sir. Yes, sir. log 2 की वैल्यू 0.3. 0.30. तो बीटा 2 क्या आ जाएगा, 46 डेसिबल्स। ओ बस थोड़ी सी लाउडनेस बढ़ती है। और ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहला स्पीकर लाउड है, अगला ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा लाउड लगता है, हाँ थोड़ा सा ही, ठीक है। यस Yes, sir. तो एक फॉर्मूला और निकल कर आ गया कि 2 साउंड्स की लाउडनेस का कंपैरिजन ये होता है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? डिफरेंस इन लाउडनेस, है ना, ये रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज पर डिपेंडेंट होता है। क्लास क्लियर है? Yes, बोलो sir. यार। Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आज मैं सारा अपना आर्ट दिखाऊंगा। Yes, sir. चिड़िया ची 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 कर रही है। एक आदमी वॉक कर रहा है चिड़िया की तरफ। ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप बना लो रफ में, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है, लिखो। देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं, दिमाग लगा पाते हैं। हाँ जी बोलूं, क्वेश्चन डिक्टेट करूं? कॉपी में तो है ही, तो आई एम डिक्टेटिंग इट, इट इज गिवन इन द कॉपी। Yes, A sir. bird is singing. A bird is singing on a tree as shown. ठीक, a person at some distance away, a person at some distance away finds the loudness to be
20 डेसिबल्स। जब वो दूर था थोड़ा सा, हाँ जी, अरे आदमी उल्टा चलाना था, सॉरी, एक सेकंड, आदमी ऐसा था, इसको 20 डेसिबल सुना, ठीक। व्हेन द पर्सन, पहले डिस्टेंस डी पे था तो उसको लाउडनेस सुनी 20 डेसिबल। व्हेन द पर्सन वॉक्स अवे फ्रॉम द बर्ड बाय 10 मीटर्स, 10 मीटर और दूर आ गया, लाउडनेस बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? पंछी तो पॉइंट सोर्स की तरह होगा ना, बोलो, छोटा सा तो होता है पंछी, तो दूर जाने पर घटेगी। घटेगी। When the person walks away by 10 meters, away from the bird by 10 meters, he finds that the loudness has become 14 decibel. ठीक है ना, पहले 20 डेसिबल था, अब हो गई है 14, कम हो गया ना लाउडनेस। बोलो यार। फाइंड डी, फाइंड डी, ये यूज कर सकते हो आप, यूज log 2 exactly 0.3 है, होता नहीं है एग्जैक्ट 0.3 कुछ होता है, यू कैन यूज दिस, करो भैया। एक्चुअली log 2 अगर आपको याद हो 0.301 होता है ना। Yes, sir. तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 का फॉर्मूला पता ना, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल 10 log I2 बाय I1, है ना। Yes. बर्ड की जो इंटेंसिटी है वो तो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होनी चाहिए। ओके, तो I2 बाय I1 विल बी, ध्यान से देखना, d बाय d प्लस Yes, sir. 10 स्क्वायर। ये देखा, सबको समझ आया? ये समझो जरा, Yes, sir. इनवर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगी तो दूर जाने पर कम हो जाएगी इंटेंसिटी। क्लास समझ आ रहा है सबको? Yes. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 log d बाय d प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 20 log ऑफ, ये कर दूं, बोलो यार। Yes. आगे तो सॉल्व हो ही गया अब मेरे हिसाब से। यस, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes. तो लाउडनेस Yes, sir. डिस्टेंस का भी जो वो था, रिलेशन को यूज करके डिस्टेंसेस को कंपेयर कर लिया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चलिए ये आज का इतना ही करेंगे। कल आपने शायद रिक्वेस्ट की थी कल क्लास नहीं रखनी फिजिक्स की, Yes, sir. तो कल नहीं रखेंगे। कल फिजिक्स की क्लास तो नहीं है, भले ही शेड्यूल में लिख के आ जाए, मैं वो भेजूंगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको इतना ही आराम मैं दे सकता हूँ, बाकी टीचर्स को मैंने कह दिया, बाकी उनकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। मेरी तरफ से कोई क्लास नहीं कल, ठीक है। तो शेड्यूल में अगर लग के भी आए, लिख के भी आए, हम नहीं लेंगे क्लास। कोई दिक्कत किसी को? यस, क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आपको चाहिए तो Yes. क्लास ले भी लूंगा, Yes, ऐसा sir. कुछ नहीं है। इफ यू वांट सम डिस्कशन ऑफ द सॉर्ट, क्योंकि अभी डिस्कशन तो हमने नेक्स्ट वीक ही करना No, है ना। sir. तो फिर कल फिजिक्स की क्लास से आपको रिलैक्स दो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।
Okay, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. चलिए, ओके, टेक केयर, सेम टू यू। Thank you, sir.